अगर आप क्लैट पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट 10 मंथ्स में करना चाहते हैं, बी इट फॉर पीएसयूज, बी इट फॉर टॉप एनएलयूज से एलएलएम करना या जैग एंट्री, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को कि पिछले 6 से लेकर 7 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन और पैराग्राफ पूछे गए। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ को कि आप चाहे पीएसयू, जैग या एनएलयूज किसी के लिए भी आपको कितने मार्क्स यहाँ पे चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को, एग्जाम यहाँ पे कब होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होता है, पूरी बात इसको देखेंगे। देन हम लोग बात करेंगे सिलेबस की कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना सिलेबस आपको कवर करना है। उसके बाद हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखेंगे, जहाँ पे आपको मैं डिटेल में ये समझाऊंगा कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है। आपके पास जो बचा हुआ ये पूरा टाइम है 10 महीने का, इसमें आपको कैसे अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। फिर चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, फिर चाहे आप जुडिशरी की तैयारी करो, कोई भी आप हो, आपको मैं पूरा यहाँ पे गाइड करूंगा। और यहाँ पे मैं आपका पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, बेस्ट वीडियो यहाँ पे आपके लिए संभव होगी। यहाँ पे पूरे एक्सपीरियंस आपका 6-7 साल का जो हमारा है उसको यूज़ करके हम लोग पूरा बताएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो केस लॉज आपके होते हैं, फिर चाहे आप बात करते हो जो लैंडमार्क केस लॉज आते हैं 9 जज बेंच 7 जज बेंच के, या रिसेंट केस लॉज आते हैं, उनको हमें कैसे कवर करना है। हिस्टोरिकल केसेस जो आप पढ़ते हो उनको हमको कैसे पढ़ना है। देन हम लोग बात करेंगे सोर्सेज की। अगर मान लो ये एग्जाम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करना है, आपको कोई यहाँ पे अलग से कोचिंग लेने का मन नहीं है, कुछ नहीं, तो हम लोग कैसे वो चीज़ कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे मॉक पेपर्स की भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो आप कैसे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब देखिए जरूर करिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस आपके लाइव सेशंस करते हैं। हम लोग यहाँ पे आपके लिए मॉक पेपर सीरीज एक पूरी फ्री अभी यहाँ पे चालू करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग हर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 मॉक पेपर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालेंगे, जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर उसको हम लोग लाइव यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। और उसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, उसके लिए आपको वीडियोस यहाँ चैनल पर मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करिएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे ये पेपर टोटल 120 मार्क्स का होता है, जहाँ पे आपके पास 2 घंटे होते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मतलब हुआ 1 मिनट पर क्वेश्चन। और अगर आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कट ऑफ भी हल्का सा डिस्कस करें, तो देखो पास्ट पिछले 6 से लेकर 7 साल के ट्रेंड्स के हिसाब से एक पीएसयू के अंदर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको टॉप 30 या टॉप 40 में रैंक चाहिए। और उसके लिए आपको करीब 85 प्लस मार्क्स चाहिए। मान लो पेपर ईजी आया है तो 5 नंबर बढ़ा लो, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आया तो 5 नंबर घटा लो। फिर आप बात करते हो कि सर मेरे को एलएसआईयू या फिर नलसार में अपना एलएलएम करना है, तो वहाँ पे आपकी रैंक अंडर 200 होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास कम से कम 75 प्लस मार्क्स होने चाहिए। फिर आप बात करते हो कि सर हाँ सर मेरे को टॉप 5 या टॉप 6 एनएलयू में ही आप चलो दिला दो सर, मतलब मुंबई तक मिल जाए, जीएनएलयू मिल जाए, तो आपकी रैंक करीब 700-800 के आसपास होनी चाहिए। उसके लिए आपका 65 प्लस से लेकर 60 प्लस आप ला रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। फिर आप बात करते हो कि नहीं सर चलो मेरे को टॉप 10 दिला दो आप, कोई बात नहीं, आज जेएनयू तक भी मेरा काम चल जाएगा, सीएनएलयू मिल जाए, काम चल जाएगा, तो आपका रैंक कम से कम 1500 के आसपास तक होना चाहिए। और 1500 का रैंक लाने के लिए आपको कम से कम 55 मार्क्स यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और उसमें फिर वही बात है, ईजी है तो 5 मार्क्स बढ़ा लो, डिफिकल्ट है तो 5 मार्क्स घटा लो, सिंपल है। उसके बाद आप ये कहते हो कि सर चलो ठीक है मैं टियर 3 टियर 2 कॉलेज से भी काम चला लूंगा, तो आपका जो रेंज होता है फिर वो आपका 45 से लेके 55 के बीच में कहीं लाई करता है। कभी कभी जो आपके और लोअर वाले कॉलेज होते हैं ना, जैसे मान लो अगरतला हो गया या आपका गोवा हो गया, वहां पे तो आप अगर मान लो 40 भी ले आते हो तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और आपका वैकेंसी राउंड में अगर आप गए तो वहां पे तो आपका 35 मार्क्स पे भी जनरल कैटेगरी में काम आपका बन जाएगा, गोवा वगैरह आपको मिल जाएगा, सोनीपत वगैरह आपको मिल जाएगा, इनमें बहुत आसानी से यहाँ पे एडमिशन होता है। फिर अक्सर आप बात करते हो कि सर ठीक है सर मेरे को जैग एंट्री का बता दो। अब देखो हुआ क्या है जैग एंट्री में कि जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं, पहले यहाँ पे करीब 10,000 के आसपास कैंडिडेट देते थे, अब क्या हो गया कि 17,000 20,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं। तो आपका जैग एंट्री का जो टारगेट है वो पहले 35 हुआ करता था, अब ये आपका 40 और 45 के आसपास चला गया। तो इसलिए आपको काफी यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है जैग एंट्री के लिए, एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए। और अब उसके हिसाब से अगर आप लोग ये देखें कि सर ठीक है पेपर का आपने वो तो बता दिया, पैटर्न का बता दो थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन का आपको पहला पेपर मिलेगा, जिसमें कि जो ये पेपर था 2020 में और 2023 में आया था, जिसमें आपकी जो पैराग्राफ की लेंथ थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, 400-500 वर्ड्स के पैराग्राफ आते थे। और इस टाइप के पैराग्राफ को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके पास टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, बिकॉज पैराग्राफ में से पढ़ के कम से कम 3 से लेकर 4 आंसर्स या 5 आंसर्स हो रहे हैं। और आपकी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, जजमेंट्स की रीडिंग स्पीड आपकी जितनी अच्छी रहेगी और जितना ज़्यादा आप व्लॉग्स पढ़ोगे, बाकी सब चीज़ें करोगे, तो उतना ज़्यादा आपका बढ़िया है प्रिपरेशन होगी। तो मेरे को रिकमेंडेशन आपको है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, जो आपका जैसे द हिंदू हो गया, उसके अंदर लीगल आई का सेक्शन आता है, या फिर मान लो आप मॉक पेपर्स जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। फिर आप बात करते हो अगले पैटर्न की, तो आपको 20/6 का और 24/5 का जो पैटर्न आता है, ये आपको मेजरली 20 और 23 के पेपर के अलावा जितने पेपर आप देखोगे सब में मिलेगा। और ये जो आपका पैटर्न होता है ये डिमांड करता है आपसे
तगड़ी स्पीड, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके 18 से लेके 24 होते हैं, और इतने सब्जेक्ट्स के अंदर में ये डिसाइड करना है कि पहले मैं कौन सा करूँ, बाद में मैं कौन सा करूँ, वो आपको एक दिक्कत देता है। फिर अटेम्प्ट आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे को 1 से लेके 120 तक सारे क्वेश्चन एक ही लाइन में अटेम्प्ट करना है, कि फिर मेरे को पहले डिसाइड कर लेना है कि मैं पहले ये पैराग्राफ करूंगा फिर मैं ये करूंगा। तो ये भी तभी सॉल्व हो पाता है जब आप मॉक पेपर्स अच्छे से लगाते हो। जितना मॉक पेपर की प्रैक्टिस करोगे उतना ये जितने आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, कि अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है, आप यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न के हिसाब से अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हो, ये सारे वेरिएबल्स को आप हटाते चले जाते हो, इसीलिए पेपर थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिफिकल्ट होता है क्लैट पीजी का, इसीलिए डिफिकल्ट होता है। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आपका ये क्लैट पीजी का एग्जाम देखिए होता है आपका 6 दिसंबर को, मतलब जो दिसंबर का पहला संडे होता है उस दिन को होता है, और उस हिसाब से हमारे पास देखिए 1 यहाँ पे 2, फिर इसके बाद करें 3 4 5 6 7 8 और ये 9 महीने ये पूरे पूरे हैं, और बाकी अगर हम लोग फरवरी के अंदर थोड़ा दिन मान लो जो भी आपके पास बचा है, तो कुल मिला के पास आपका 9.5 मंथ्स के टाइम आपके पास बचा है। अब यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप अगर अपने मान लो मार्च के आसपास पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो आपको मार्च से लेके अगस्त के बीच में कोशिश ये करनी है कि अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को, आपके जितने भी केस लॉज हैं उनको और बाकी सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी पूरी पढ़ाई को, और फिर सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में यू नीड टू फोकस अपॉन योर मॉक पेपर्स प्लस योर रिवीजन, जहाँ पे आपको कोशिश करनी है अपने मार्क्स को मॉक पेपर्स में जितना हो सके उतनी इंक्रीज करने की, बिकॉज आप जितना बढ़िया स्कोर करोगे यहाँ पर उतना ज़्यादा आपका पेपर में भी रियल लाइफ में बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। और उसी के लिए मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा कि अगर आप संभव लो में हमारे साथ हमारे फुल लेंथ कोर्स में या किसी भी उसमें आते हो, तो आपको हमारे पास सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, जो कि हम लोग क्लैट पी के पैटर्न में हर सब्जेक्ट वाइज, जैसे मान लीजिए अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मॉक्स, अगर आपने मान लो आईपीसी पढ़ा या कुछ भी पढ़ा आपको उसके मॉक्स मिलते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, आपको सेक्शनल मॉक्स क्लैट पी के पैटर्न में मिल जाएंगे। फिर आप जब यहाँ पे प्रैक्टिस करने आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा फुल लेंथ मॉक्स के अंदर, तो अगर आपको एक बार चेकआउट करना होगा वो आप देख सकते हो। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आपको आपके एग्जाम को जो है एग्जाम क्लैट पीजी का तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए ये एक पिरामिड फॉर्मेट होने वाला है जहाँ पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट स्टेज बाय स्टेज जाएंगे इसकी तैयारी के अंदर में। और अगर मान लीजिए अगर आप पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी तैयारी को अभी इसी समय शुरू करना होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज आप ऐसे समझो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम पीएसयू के लिए वो बच्चे देते हैं जो कि आपकी जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हो सकता है पिछले 2 से लेकर 4 साल से जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने प्री या मेंस लेवल या मान लो इंटरव्यू तक वो लोग पहुंचे होंगे, उनका एग्जाम नहीं निकला, या क्लैट जिसने एक बार या 2 बार पहले से ही दे के रखा हुआ है, और आपको 30 से लेके 40 के अंदर में रैंक लानी है। इस चीज़ को करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी तैयारी को अभी शुरू करते हुए सबसे पहले अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को जितने अच्छे से आप कवर कर पाओ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को खत्म करने के साथ में आपको अपने केस लॉज के अंदर में पहली बात तो लैंडमार्क केस लॉ, जिसमें जैसे मान लीजिए आपके केशवन भारती हो गया, या फिर आपके जो भी 7 जज या 9 जज या 5 जज के बेंचेस होते हैं, जहाँ पे एक कोई वाटरशेड मोमेंट होता है जिसके अंदर में कोई इंपॉर्टेंट ऐसी लैंडमार्क रूलिंग दी गई होती है जिससे कि एक पूरा जो रूल होता है इंडियन जुरिस्प्रूडेंस का वो चेंज हो जाता है, उस टाइप के केसेस आपको बहुत सारे करने। और उसके साथ में आपके जो भी रीसेंट केस लॉज होते हैं जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि हाँ 2 जज की आपकी बेंच का डिसीजन है, मान लो 3 जज बेंच का डिसीजन है, ये ऐसे केसेस होते हैं जिसमें से मान लो इक्का या दुक्का मान लो क्वेश्चंस भी आ गए, मान लो पैराग्राफ इसी के ऊपर आ गया, तो आप एटलीस्ट उसको आंसर कर पाओ, ये आपके रैंक डिसाइडर बन जाते हैं। तो इनको आपको कहीं हो सकता है 200 या 300 केसेस पढ़ने पड़ जाए, लेकिन इनको आपको कायदे से करना है। उसके बाद जब आप ये चीज अपना करीब मार्च से लेकर अगस्त बीच में कर लोगे, देन आपको आपके एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के ऊपर आना है, जहां में आप कम से कम अगर पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से या टॉप एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम 40 से लेकर 50 एमसीक्यूज लगा के जाइए, वो भी हर फॉर्मेट पे। आप बात करो चाहे 24/5 की, चाहे आप बात करो 12/10 की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि इन फॉर्मेट्स में अंतर कहाँ पे होता है, तो आपको हर तरीके के फॉर्मेट के लिए यहाँ पे तैयार रहना है। अब तैयारी जब आप शुरू अपनी कर रहे हो 9 से लेकर 10 मंथ्स में आपको कैसे करना है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप अपनी तैयारी को 4 पार्ट्स में देखिए डिवाइड करिए, और ये जो डिवीजन है ये बेस्ड अपॉन परसेंटेज है कि आपका पेपर के अंदर में पिछले 6 से लेकर 7 साल में कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। पहला पार्ट आपका यहाँ पे है बिजनेस लॉ का, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टैक्स हो गया, एनआई, पार्टनरशिप, बैंक्रप्सी, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स उनको भी इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज आपने अपने जो लॉ स्कूल है वहां पे इन सब्जेक्ट्स को साथ ही में पढ़ा है, तो इनको आप साथ में इंक्लूड करके एक अपना ब्लॉक बनाइए पढ़ाई का। उसके बाद जो दूसरा आपका ब्लॉक बनेगा वो आपका बनेगा किसका, क्रिमिनल लॉ का। इसमें आपका बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, जेजे, यूएपी, एनडीपीएस, पीएमएलए, पॉस्को, ये सब जितने आपके छोटे छोटे एक्ट होते हैं उनको आप लगाइए। फिर उसका जो आपका तीसरा ब्लॉक है वो आपका किसका है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है। अब इसमें आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैंने लेबर को, इन्वायरमेंट को, आर्बिट्रेशन को और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट लॉ के साथ ये लोग कंबाइन करके ही देते हैं, तो इसीलिए आपको सही रहेगा इन सब्जेक्ट्स को साथ ही में पढ़ने का। और फिर उसके बाद अदर्स का या फिर आप कह लो मिसलेनियस का जो ब्लॉक है, ये आपका फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ,
जूरिस्प्रूडेंस, आपका आईपीआर और बाकी सब्जेक्ट्स इसमें रहेंगे। इनको भी मैं आगे और एलैबोरेट करूँगा कि आपको इसको कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये आप प्लीज़ ज़रूर से एक रजिस्टर उठाइए पहले तो, और रजिस्टर के अंदर ये नोट करिए कि ये जो 4 पार्ट्स हैं जो सर हमें बताने जा रहे हैं अभी वीडियो में आगे, उसके अंदर मेरी कितनी तैयारी है, किस चीज़ की कितनी तैयारी है, क्या कैसे है, और उसके हिसाब से जो मेरी आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब आप मान लो क्लैट पीजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है और आप चाहते हो कि आप मेरी मेंटरशिप के अंदर में इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, जहाँ पे हम लोग का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे क्लैट पीजी का, हर साल 5 से लेके 6 स्टूडेंट्स टॉप 100 में रहते ही रहते हैं संभव लॉ के, और उसके बाद टॉप 200 300 में तो आपको पूरा एकदम लाइन लग जाएगी स्टूडेंट्स की। आप हमारा इस साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और ये जो आपका कोर्स रहता है स्टूडेंट्स, इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल एकदम अपडेटेड लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा लेबर जो नया वाला कोड आया है, न्यू लॉज है, पूरा का पूरा कवर्ड मिलेगा, अलॉन्ग विद 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, जहाँ पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग पूरा देंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे अब ये भी ऐड कर दिया है कि हम लोग आपको 5000 क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं, जो कि आप लगा सकते हो, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज, हम लोग आपके लिए पूरा 2026 तक का पूरा ये यहाँ पे कवरेज देंगे। रीसेंट केस लॉज का पूरा ब्रीफ वगैरह वो भी आपके लिए रहेगा। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आप एलेट पीजी की या आईएलआई वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी 5-5 मार्क्स हम लोग इसमें एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड करेंगे, और ये केवल आपका सेल प्राइस में 5499 में अवेलेबल है। तो अगर आपको चेकआउट करना है, जरूर से इस कोर्स को आप देखिए। और नहीं तो आप ये कह रहे हो कि सर मेरे को एक ऐसा कोर्स चाहिए विच इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, मतलब ये है कि आप इस साल भी तैयारी करो, अगर मान लो आपको करना है, अगले साल भी आपको करना है, वो आप तैयारी करो, और जो एग्जाम आपको देना हो, क्लैट पीजी हो, एलेट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, आपका सिम्बायोसिस का हो गया, एएमयू का हो गया, जामिया हो गया, एनआईएसएम का हो गया, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट होती है आपकी कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका और जितने एग्जाम्स होते हैं मेजर मेजर, वो सारे एग्जाम्स का आपको मटेरियल इस कोर्स में मिल जाता है। पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहती है लेक्चर्स की, पूरा आपको केस लॉ समरीज, सब कुछ जो जो आपको चाहिए होता है मिलता है, अलॉन्ग विद मॉक पेपर्स, अलॉन्ग विद जितने आपके अपडेट्स होते हैं, किसी में मान लो जीके आ रहा है, किसी में इंग्लिश आ रहा है, जितने आपके मॉड्यूल्स होते हैं सब कुछ एक ही कोर्स में विद माय मेंटरशिप आपको मिलता है केवल 6499 में। तो अगर आपको चेक करना है, जरा भी आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज आप इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आपको अगले 9 से लेकर 10 महीने में कैसे तैयारी शुरू करनी है, तो सबसे पहले आप एक काम ये करिए कि आप एनालाइज करिए अपनी पोजीशन को, कि एक रजिस्टर उठाया आपने, नोट करना शुरू करा कि जो 4 पार्ट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उन 4 पार्ट्स में आपको कितना कितना हर पार्ट में आता है, और उसके हिसाब से हम लोग एक स्ट्रेटजी देखेंगे कि आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट को कितना टाइम देना है। मान लो अगर आपने कोविड में कोई चीज़ नहीं पढ़ी है अच्छे से, तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको क्लास में मान लो टीचर अच्छा नहीं था, कुछ भी था, आपको नहीं समझ में, उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। फिर जो चीज़ आपको अच्छे से आती है, उसको आपको थोड़ा सा कम टाइम देना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं आपको अपनी सजेशन भी दूंगा कि आपको किसको कम या ज़्यादा टाइम देना है। और जिसमें लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट के साथ। अब इसमें आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पे करने हैं। इसमें से क्लैट पीजी के अंदर 20 से लेकर 30% पेपर आता है, और जितने आपके लैंडमार्क केसेस होते हैं इसी से डिराइव्ड होते हैं, आपको ही पता है। इसके अंदर में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश ये करनी है। और इसके अंदर में जब आप कैसे मान लो केसेस पढ़ा, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो आपको सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका केशवन भारती, मिनर्वा मिल्स, फिर आपके बीच के अमेंडमेंट्स, इस पूरी सीरीज को ऐसे याद करना पड़ेगा। उसके अलावा मान रिजर्वेशन के अंदर ही बात करो तो आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, जो आर्टिकल्स के अंदर जैसे जैसे केसेस है, वो आपको जब सीरीज वाइज याद करोगे और जब उनको आप इंटरलेट करके चलोगे लैंडमार्क केस लॉज के साथ, तब आपकी पढ़ाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कहीं ना कहीं खत्म होगी। तो इसको आपको सबसे ज्यादा टाइम और एफर्ट देना है। उसके बाद देखिए जो दूसरा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेबर लॉ। अब इसमें देखिए न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब न्यू लेबर कोड्स के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आपको पहले तो कोड्स ऑन वेजेस 2019 वाला जो कोड है वो, इसमें आपका फ्लोर वेज आपका चेंज हुआ है, यूनिफॉर्म वेज डेफिनेशन, बोनस प्लस इक्वल पे की बात हुई है, ये आपको अच्छे से करना है। फिर आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इसमें इंडस्ट्रियल की डेफिनेशन, स्ट्राइक और जो लॉकआउट के रूल्स होते हैं, प्लस आपका जो 3000 प्लस वर्कर्स का अप्रूवल रूल है, आपका फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीज़ आपके कंसेप्ट को आपको देके चलना है। मतलब इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि जो जो आपके मेन स्टेट्यूट्स थे जिसको कि इस कोड ने रिप्लेस किया है, आपको थोड़ा सा उनका भी नॉलेज रखना है, प्लस आपको न्यू लेबर कोड्स के अंदर में सारी पढ़ाई करनी है। फिर आपको जो तीसरा कोड है वो आपका OSHN वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 है, जिसमें वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्किंग आवर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, वुमेन्स नाइट शिफ्ट, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये आपका जो आया है EPF और आपका ESI, ग्रेचुटी वगैरह, मेटर्निटी बेनिफिट्स और गिग वर्कर्स, ये आपको अच्छे से करना है। और इसके अलावा एग्जाम
एग्जाम के लिए अब जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ जब आप लिंक करके इसको पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ पार्ट इसको मिला के मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो आपका आर्टिकल 14, 19, 1C, 21, 23, 39, 41, 42 और 43 ये सारे के सारे आपके पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा रिफॉर्म वर्सेस जो लेबर आपके प्रोटेक्शन की डिबेट होती है, प्लस आपका जो 300 वर्क जो आपके थ्रेशोल्ड की कंट्रोवर्सी चल रही है कि कितना क्या करना है वो, और जो आपकी गिग इकोनॉमी का इंक्लूजन यहाँ पे हुआ इस कोड के अंदर में, जो आपके ओला और उबर वाले और ये आपके ब्लिंकिट वाले जो वो होते हैं वर्कर्स, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, उस पूरी केस स्टडी को कायदे से यहाँ पे पढ़ना, तो आपका लेबर लॉ थोड़ा सा कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका इन्वायरमेंट लॉ। इन्वायरमेंट लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें से हर साल 1 से लेकर 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके जनरली यहाँ पे आता है। इसके अंदर में जितने एक्ट्स आपको मैंने दिए हैं इनको आप कायदे से कर लेना। इसका जो आपका थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, प्लस जो कन्वेंशंस वगैरह होते हैं इसके अंदर में इंटरनेशनल लॉ से थोड़ा सा इसका कोरिलेशन होता है, वो आपको कायदे से देख लेना है। और उसके बाद जब आप आते हैं तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की, तो इसको आप अगर मान लो 1-2 दिन का टाइम देके अच्छे से कर लोगे तो आपका बढ़िया से ये पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा। और जब अगर बात कर रहे हो तो इसको कोशिश आप करो कि जैसे मान लो मार्च है, तो मार्च से लेके आप मैक्सिमम कोशिश करो अप्रैल या अप्रैल के मिड तक, या अप्रैल मान लो एंड भी हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे 2 महीने का टाइम इस पूरे पार्ट के लिए ले सकते हो, बिकॉज इसका काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। और इसमें भी अगर मान लो बात करते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर इसको आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 20 से लेके 1 महीने के अंदर में 30 डेज के अंदर ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। फिर न्यू लेबर कोड्स को अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 10-15 दिन दे के इसको आप अपना खत्म कर लो। एनवायरमेंट लॉ के साथ भी आप वही करो कि हाँ 5 से लेकर 10 दिन का टाइम इसमें आप खत्म कर लो। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट्स को आप मुश्किल से 2 या 3 दिन भी दोगे या 4 दिन भी दोगे पर सब्जेक्ट, तो आपका ये हो जाएगा। तो आपका मान के चलो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्च की शुरुआत और अप्रैल का मिड तक आपका ये सब्जेक्ट्स का खत्म आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो अगला पार्ट है वो है आपका बिजनेस लॉ का पार्ट, जिसमें कि देखिए आपको जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप करने जा रहे हो तो इसको आपको कम से कम कोशिश करनी 10 दिन के अंदर में, अलॉन्ग विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीव एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इनके साथ आप कंप्लीट कर दो। उसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो है आपका कंपनी लॉ, इसको आपको सेबी एक्ट के साथ में पूरा कंप्लीट करना है और इसके लिए आप कम से कम 10 से लेकर 15 दिन ले लीजिए, उसके अंदर में आपका आराम से हो जाएगा। फिर आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को भी मैंने बिजनेस लॉ के पार्ट के अंदर डाला, थोड़ा सा आपका मिलता जुलता है, इसको भी आप कोशिश करिए 5 से लेकर 10 दिन में खत्म करने की। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर देखिए अभी नया इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है, उसको आपको अभी कायदे से करना है, तो आराम से इसको 10 दिन देके प्यार से पढ़ाई करिए, प्यार से देखिए क्या प्रोविजंस में चेंजेस आए हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं। दिस हैज टू बी स्टडीड एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस एग्जाम, इसको आप ध्यान रखिए। फिर आपका देखिए बचता क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके अंदर में आप देख लीजिए कि हाँ भाई सीआई प्रोसेस, सीआईपीआर प्रोसेस क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी काम कैसे करती है, बाकी सब चीजें मेन चीजें देख के आपका 2 से 3 दिन में ही आपका सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। उसके अलावा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वगैरह तो आप इसी लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह के साथ ही आप मिलाकर अगर आप करोगे तो इसको आप अगर 4 से 5 दिन हो गए और मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह साथ में करोगे, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, तो ये आराम से आपका हो जाएगा। मतलब 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते में अगर आप लोगे तो ये आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर आप बात करते हो इंश्योरेंस लॉ की और बैंकिंग लॉ की, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपका अभी मान लो मन है कि आपके पास टाइम अभी बचा है, क्योंकि जैसे मान लो अभी हमारा अप्रैल है, उसके मान लो मिड में आप मान लो इसको खत्म करते हो, जैसे भी खत्म करते हो आपको कोशिश ये करनी है कि ये वाला आपका पार्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंस मई के एंड तक खत्म हो जाए, उससे ज़्यादा इसको आपको एक्सीड यहाँ पे नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। और उसके लिए भी आप अगर चाहो तो हमारा 5499 में जो कोर्स है उसके बाद देख लेना, बिकॉज उसके अंदर में क्या है ना, वीडियो लेक्चर्स सारे के सारे मॉक पेपर सब्जेक्ट वाइज जो आपको लगाने हैं, जिससे कि आपने जैसे पढ़ाई करी, आपने मॉक पेपर लगाया, एक बार में आपका पूरा प्रिपरेशन खत्म सब्जेक्ट का, फिर आपको वापस घुमा के नहीं आना पड़ेगा। वो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार चेकआउट जरूर उसको एक बार कर सकते हो। और बाकी मेरा पॉइंट है वो ये है कि मई एंड तक यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाए, और नहीं तो फिर आप ये कर सकते हो कि इसको आप एकदम एंड में तैयार करना, कंपनी लॉ वगैरह को आप एंड में तैयार करना, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जितना देर में आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप उसको लास्ट में रिटेन कर पाओगे, आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा देर तक बैठी रहेगी। तो इसको आप लास्ट में भी कर सकते हो। बाकी आपको ये कोशिश करनी है कि 1.5 मंथ में आपका पार्ट खत्म होना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद देखिए अगला पार्ट आपका जो है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का। अब क्रिमिनल लॉ में सीधे सीधे बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये आपके तीनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाते हैं, और इसको आपको सीधे सीधे 1 मंथ का टाइम दे के चलना ही चलना है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसके अंदर में भी देखिए आपको ओल्ड लॉज और न्यू लॉज में कैसे पढ़ाई करनी वो समझिए। ओल्ड लॉज के अंदर में जो आपकी बेयर एक्ट है आपको केवल उस पर ध्यान देना है, और न्यू लॉज के अंदर में जो कंसेप्ट्स हैं प्लस उसका कंपैरेटिव स्टडी विद द ओल्ड बेयर एक्ट, बस वो आपको देखनी है। और प्लस जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके ऐड हुए हैं यहाँ के अंदर में, उनको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, उनके ऊपर काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और क्लैट पीजी में इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब भी केस लॉज, अभी लेटेस्ट में भी जब केस लॉज 2026 में भी आ रहे हैं, द कोर्ट इज यूजिंग बोथ द न्यू बेयर एक्ट एंड द ओल्ड बेयर एक्ट, इसीलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे न्यू और ओल्ड दोनों पे मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग इन छोटे एक्ट्स के ऊपर, जिसमें कैसे मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस हो
गया, अनलॉफुल असेंबली हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ये वाले एक्ट्स को आप कम से कम कोशिश करिए कि 15 दिन के अंदर में खत्म आप कर दो। अब आप पूछोगे सर इनको करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर आप यूएपीए मान लो पढ़ रहे हो, अब यूएपीए के अंदर में क्या होता है, आप गए, आपने इसका पढ़ा हिस्ट्री, इसके आपने फीचर्स पढ़े, फिर आपने इसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल वगैरह पढ़ा, फिर आपने देखा कि हाँ भाई देयर आर सर्टेन लैंडमार्क केसेस जिसने कि इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट को डिफाइन करा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लैंडमार्क रूलिंग दी है। आपने उन केसेस के अंदर दिए हुए चैप्टर्स, जैसे मान लो चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 6 हो गया, आपका चैप्टर नंबर 8 हुआ, फिर सेक्शन नंबर 43 ए से लेके ई तक हो गया, 43 डी हो गया। उसके बाद इसके अंदर में जो कोरिलेशन होता है आर्टिकल 20 का, 21 का, 22 का और सीआरपीसी के साथ में जो इसके बेल के प्रोविजंस होते हैं उनके साथ आपके मिला के जब इसको पढ़ा, आपका ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है कंप्लीट हो गया। एंड मुश्किल से आपको इसमें 1 से लेकर 2 दिन का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये जो बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, इनको आपको करना है। और अगर आप फिर से मैं आपको कहूंगा अगर आप 549 वाले कोर्स में हमारे हो, उसके अंदर में दीज ऑल सब्जेक्ट्स हैव बीन कवर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ द क्लैट पीजी एग्जाम, जहां पे हम लोग इंटर रिलेट करके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, अलग अलग, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। प्लस मॉक पेपर्स, आपके एमसीक्यूज वगैरह सब आपको दिए रहते हैं, प्लस जो आपके रीसेंट केस लॉज आपको पढ़ने होते हैं वो आपको सारे रहते हैं, लैंडमार्क केस लॉज आपको सारे रहते हैं। तो एक बार आपको देखना होगा, जरूर से उसको देखिएगा। फिर अब बात करें कि आपको कितना यहाँ पे टाइम हो गया है, तो देखो मई आपका एंड हो गया था, फिर अपना जून और मैक्सिमम जुलाई की स्टार्टिंग तक कोशिश करिएगा कि ये वाला पार्ट आपका एंड हो जाए, बिकॉज आपको जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको काफी टाइम लगने वाला है, जो कि है आपका अदर लॉज का पार्ट। अब ये वाला जो आपका पार्ट है, इसके अंदर में इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट subjects that you have to study, because every year you will find at least 1 to 2 paragraph each from these subjects. And international law के लिए you have to study both private international law and public international law, दोनों आपको पढ़ने, ये ध्यान रखिएगा। jurisprudence की जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसके लिए तो आप पूरी पूरी बुक, जैसे आप मान लीजिए एनवी परांजपे आपने उठा ली, बीएनएम त्रिपाठी आपने उठा ली, तो इसमें आपको पूरा का पूरा बुक मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, अच्छे से डीप में जाके हर कंसेप्ट को स्टडी करना चाहिए, जिससे कि आपका jurisprudence बहुत ही सॉलिड तैयार हो। और इसके लिए टाइम कम से कम, यहाँ पे इसको 20 डेज और इसको कम से कम 20 डेज का आप टाइम दोगे, तब जाके आपका एक बढ़िया एक फाउंडेशनल तैयारी बनेगी। जैसे मैंने आपको कहा ना, जुलाई का महीने तक आप वो वाला पार्ट खत्म करिए, जुलाई में इसकी स्टार्ट आप जब करोगे तो जुलाई पूरा और आपका अगस्त का थोड़ा पार्ट यहाँ पे इस सब्जेक्ट्स के लिए चला जाएगा। उसके बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें आप जैसे आप पकड़ते हो हिंदू लॉ को, तो हिंदू लॉ इज द सब्जेक्ट जिसमें आपको आराम से 1 वीक में, मुझे लगता नहीं 1 वीक से ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट को करने में। और उसके बाद आईपीआर हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट हो गया, इनको करने में आपको थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा। तो आपका अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। और अगर मान लो ऐसा होता है कि आपका और टाइम एक्सटेंड हो गया बिकॉज आप केस लॉज पढ़ने में लग गए और केस लॉज में आपको मान लो टाइम लग गया, या जो भी बात हो गई कि आपको मान लो एग्जाम्स बीच में आ गए, XYZ कुछ भी हो गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम सितंबर को भी एक ऐसे पीरियड के लिए ले लेते हैं कि चलो सितंबर एक आपका बफर मंथ हो गया, कि हम चलो रिवीजन और मॉक पेपर्स के लिए केवल 2 महीने देंगे, लेकिन हमने सितंबर को ऐसा बफर रख लिया। तो कोशिश करिए अगस्त तक हो जाए, ना हो पाए तो आप सितंबर में भी इस पढ़ाई को लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग ने ये बात तो कर ली है कि अगले 9 से लेकर 10 महीने में हमको कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, लेकिन अब हम लोग की पढ़ाई करनी कैसे है, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा, उसकी चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको जो बेयर एक्ट होती है, यू हैव टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज उसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा। बेयर एक्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स की एकदम अपने पास जो अपडेटेड वाली होती है वो अपनी रखनी, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो चाहे आपके पास हार्ड कॉपी में, उससे मतलब नहीं, लेकिन होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा काम आपको ये करना है कि अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स कुछ होती हैं मेजर सब्जेक्ट्स के लिए, उनको आपको पकड़ना है। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपका JN पांडे हो गया। आप जुरिस्प्रूडेंस की बात करते हो तो आपका NB परांजपे या BNM त्रिपाठी हो गया। आप BNS की बात करते हो तो आप यहाँ पे AK जैन का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, या फिर आप चाहो तो आप रतनलाल धीरज लाल का यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स की जगह AK जैन सीरीज का यूज करो, और इसके अंदर से प्रिसाइज आपको एकदम स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसको आप यूज करके तैयारी करो। उसके बाद अब जैसे जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, अब देखो इनमें क्या होता है ना कि आपको बहुत डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं होती। मान लो आप JJ एक्ट है, पॉस्को हो गया, इनमें आप इतना डिटेल में पढ़ाई करके कोई पॉइंट नहीं है। इसके लिए आप प्रिसाइज स्टडी मटेरियल यूज करिए, जो कि आपको जैसे जनरली आप बात करोगे ऑनलाइन में, आप जैसे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मान लो आपको आई रीडर्स हो गए या फिर आपकी जो बाकी वेबसाइट्स होगी, ऑल्दो आप ये कहोगे सर यहाँ पे ये इतनी रिलायबल नहीं है, वो नहीं है, लेकिन देखो यार हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के लिए ये वेबसाइट्स मोर देन इनफ है, आप आराम से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। वरना आपको टेलीग्राम वगैरह के ऊपर में यहाँ पे PDF वगैरह भी सब चीज़ों का मिलेगा, तो वो भी आप यूज़ करके पढ़ाई इनकी माइनर सब्जेक्ट्स की एटलीस्ट कर सकते हो। मेजर की आप मत करो, लेकिन माइनर की जरूर आप कर सकते हो। फिर एक काम आप ये भी कर सकते हो कि आप यूटिलाइज कर लो यूट्यूब की वीडियोज़ को। आप जाओगे, आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कोई ना कोई टीचर ऐसा मिलेगा जिसने पूरा पूरा सिलेबस खत्म करके रखा है। आप चाहो तो वो यूज़ करके अपनी पढ़ाई कर लो, वो आपका काम आराम यहाँ से कर देगी। वरना आप केवल 5499 में हमारे एक बार कोर्स को एक बार देख सकते हो, बिकॉज उसमें देखो वीडियो लेक्चर तो सारा चीज़ें आपको पहले से नोट्स के साथ, जिसमें कि आपको कोई और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई
कहीं सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको रहेगा, तो एक बार चेकअप कर सकते हो। वरना दूसरा तीसरा काम आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि आपको 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करने हैं। अब ये आपको क्यों करना है मैं थोड़ा-सा आपको आपको आगे बताऊँगा। और एक बात ध्यान रखना कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ देखो ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज़ आपने अगर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई, उसमें अगर ज़रा भी आपने टाइम के साथ इधर-उधर करा या आप बिल्कुल आलसी हो गए, लेज़ी हो गए, तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। आपको यहाँ पे जो मैंने बताया है, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना है। रोज़ आपको पढ़ाई का 4 से लेके 5 घंटा रोज़ पढ़ाई का देना ही देना है, एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल डू इट, एंड प्लीज़ डू राइट दिस इनसाइड द कमेंट बॉक्स दैट सर आई प्रॉमिस यू कि मैं ये एग्ज़ाम की पढ़ाई अच्छे से करूँगा, मैं यहाँ पे अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूँगा। प्लीज़ लिखिए इसको ज़रूर। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखो भाई, आपको एक काम और ये करना है कि आपको रीडिंग हैबिट को अपनी डेवलप करने के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड योर लीगल एक्यूमेन, कि आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के कितनी तेज़ी से आंसर कैच कर पा रहे हो, कितनी तेज़ी से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर पा रहे हो। उसके लिए आपको द हिंदू, मैं एक रिकमेंडेशन दूँगा, द हिंदू का आप लीगल ऐप ज़रूर पढ़िएगा। ये आपका न्यूज़पेपर आता है, लाइब्रेरी वगैरह में आपको अवेलेबल होगा, वरना द हिंदू का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आप चाहो तो ले सकते हो, वो आपको पड़ेगा। और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक पेपर्स जो होते हैं, उनको आपको ज़रूर से लगाना है। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन आपने मान लो पढ़ा मार्च के महीने में, तो उसके जितने एमसीक्यूज़ हो सके उतने आप लगाइए, और साथ में फुल लेंथ मॉक पेपर्स और सब्जेक्ट वाइज जो मॉक पेपर्स होते हैं क्लैट पीजी के फॉर्मेट में, अगर वो आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। उसको आप ज़रूर से करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे एट द टाइम ऑफ स्टडीइंग द सब्जेक्ट्स, उतना ही आपको लास्ट के टाइम पे मॉक पेपर्स वगैरह आखिरी के 2 से 3 महीने में लगाते टाइम ईज़ी पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपको देखिए यहाँ पे केस लॉज़ की जो प्रिपरेशन है, उसको कैसे करना है। बिकॉज़ यहाँ पर जो आप बात करते हो लैंडमार्क केस लॉ से पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो आप देखिए कम से कम 2017 से लेके 2026 तक के आपको कम से कम 150 से लेके 200 यहाँ पे केस लॉज़ करने ही करने हैं। अगर बात करें तो ये ज़्यादातर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस होते हैं, जो कि आपका 5 जज, 3 जज या 7 जज का या 9 जज का होता है। और इसको पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स आपका एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट होगी, जिसके अंदर आपके ये सारे के सारे केसेस बिल्कुल डिटेल में दिए हुए, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। वरना एससीआई मेन की एक वेबसाइट आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की खुद की है, वहाँ से भी जाके इन केसेस को आप पढ़ सकते हो। और ये कोशिश करिएगा कि ये केसेस जब आप पढ़ो तो इसके साथ में इनको आप कोरिलेट ज़रूर करना फ्रॉम द ओल्ड हिस्टोरिकल केसेस, जो कि आप अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की जब तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको मिलते हैं, वो आप ज़रूर से करना। फिर उसके बाद देखिए जो दूसरा टाइप ऑफ केसेस आपको करने हैं वो है आपके रीसेंट केस लॉज। ये आपके टोटल में करीब 200 से लेकर 300 केसेस होंगे, जो कि आपको यहाँ पे करने होंगे। और ये केसेस जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, इनका डिवीजन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, आपका बीएनएसएस और आपका आईपीसी, सबसे ज़्यादा केसेस आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स में आते हैं। फिर आपका थोड़ा सा फैमिली लॉ, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स इन्हीं सब इसमें आपके केसेस वगैरह होते हैं। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा मिलेंगे केसेस, ज़रा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर में आपको देखिए किस टाइप के केस करने हैं वो आप समझो। डिसीजंस ऐसे जिसमें कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई होंगी, जैसे मान लो एनआई एक्ट के ऊपर गाइडलाइंस दी गई थी एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए, या फिर रजनीश और नेहा के अंदर मेंटेनेंस को लेकर गाइडलाइंस दी गई, इस टाइप के केस आपको करने हैं। या फिर ऐसे डिसीजन जिसमें कि कोई कंट्रोवर्शियल इशू मान लो यहाँ पे बात हुई, जैसे मान लो अमित देवगन का केस अभी आया, फिर अर्नब गोस्वामी का केस आपका आया, तो अभी बहुत लैंडमार्क केसेस ये सब थे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आपके ये हो जाते हैं, जो लाइमलाइट में कहीं ना कहीं आपके अभी आते हैं। इनको आपको कार्य से करना है। और उसके अलावा एक ऐसा कोई मान लो डिसीजन आया जिसने कि मान लो किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर में कोई इंटरप्रिटेशन दी, जैसे मान लो के नजीब का केस है, यूएपीए में इसने बहुत इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट दिया, ये आपको करना है। उसके अलावा एक ऐसा कोई मान लो केस आया जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पे टेस्ट करा गया किसी पर्टिकुलर केस की, मान लो यहाँ पे वैलिड था वो आपका जो पर्टिकुलर आपका प्रोविजन रहा होगा, उसको अनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर द केसेस जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद अब ये बात आती है कि सर हाँ केसेस का टाइप हमको समझ में आ गया, ये हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप बताओ। तो देखो लैंडमार्क केसेस व्हेन यू आर रीडिंग लैंडमार्क केसेस के लिए आपको ये सारी जितनी चीजें लिखी है ना मैंने, ये सारी पढ़नी है। नेम ऑफ द केस आपको पढ़ना है, फिर आपको कोरम क्या था जजेस का, बिकॉज इसमें ये लोग कंकरिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग ओपिनियन जो होती हैं, इनके कोरम के साथ कि जज बेंच का साइज कहता है, ये पूरा पूछते, तो ये आपको कोशिश करनी है याद करने की कि डिसेंटिंग ओपिनियन किसने दिया, क्या ओपिनियन था, उसका रेशियो डाई उसमें क्या था, जब अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो पूरा आपको कोशिश करना है लैंडमार्क केसेस में याद करने का। फिर उसके अंदर आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट जितने आपके जजमेंट्स होते हैं इन केसेस के अंदर, कि ओवर रूल मान लो कोई जजमेंट हुआ, कोई जजमेंट ऐसा था जो कि यहाँ पे कोर्ट ने साइड करा था वाइल गिविंग द जजमेंट, वो आपको कार्य से करने हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपके लॉज इन्वॉल्व होते हैं, कि ये जो भी यहाँ पे केस था उसमें क्या क्या
आपके सेक्शंस इंक्लूड थे। जैसे मान लो यहाँ पे सेक्शन 377 है, ये आपका आईपीसी का है। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 14, 19, आपका 21 ये पूरा है। ये आपको कायदे से नोट्स बना के याद करना है। इसके बाद ये प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 4 चीज़ें तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और रीसेंट केस लॉज़ की जब आप तैयारी कर रहे हो तो रीसेंट केस लॉज़ में बस आप इतना करो कि आप नेम ऑफ द केस पढ़ लो। आप केवल जो मतलब जो ओपिनियन होती है, रेशियो डिसडेंडाई होता है, रेशियो डिसडेंडाई वो आप कर लो। और जो लॉज इन्वॉल्व होते हैं वो आप कर लो रीसेंट केस लॉज के लिए, वो आपके लिए मोर देन काफ़ी, को इससे ज़रा आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे मेरा जो पॉइंट आता है ना रजिस्टर बनाने का, वो मेरा पॉइंट यहाँ पे अब आपको काम आएगा। देखो आपको बेसिकली 2 रजिस्टर जो बनाने हैं, एक रजिस्टर आपको बनाना है केस लॉज के नोट्स बनाने के लिए, जैसे लैंडमार्क केस लॉज के, रीसेंट केस लॉज के, इनके आपको नोट्स बनाने हैं और अपना सब्जेक्ट वाइज पूरा तैयार रखना है। और जो दूसरा रजिस्टर बनाना है वो बनाना है आपको क्या, एक इंडेक्स रजिस्टर। और ये जो इंडेक्स रजिस्टर होगा इसके अंदर आप पूरा नोट करोगे कि जितने लैंडमार्क और रीसेंट केसेस थे, ये केस क्या था, इस केस के अंदर में क्या मतलब बेसिकली इशू था, किस सब्जेक्ट का था। इससे आपको रिवाइज करते हुए टाइम इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जो आप लोगों को कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यह आती है ना कि सर हमको केसेस याद नहीं रहते हैं, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर द केसेस वेरी प्रॉपरली। ये वाली सोल्यूशन आपका इसी पर्टिकुलर इंडेक्स वाले जो आपका वो होता है उसी से आपका होगा। जितना आप रिवाइज करोगे उस इंडेक्स को उतना आप अच्छे से उस केस लॉ को याद कर पाओगे, इसका ध्यान रखना। फिर बात करते हैं सोर्सेज की कि सर हमको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मान लो जो होंगे या फिर जो भी है वो हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो पहला काम आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगर आप मान लो मेरे इस वीडियो में आपको मेरा स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो रहा है, तो आप 5499 में मेरा कोर्स एक बार चेकआउट कर लो। ये जितना मैंने वीडियो के अंदर में ज्ञान दिया है, जो भी मैंने बातें करी, वो कोर्स के अंदर आप सारा का सारा इंप्लीमेंट कर पाओगे। एक ही बार में आपकी पूरी तैयारी इसी कोर्स से हो जाएगी। केस लॉज होगा, मॉक पेपर्स हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया। आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने के बाद कहीं रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज इसको एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपको नहीं एनरोल करना है कोर्स में, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। पहला काम कि आप पहली बात तो केस लॉज के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको लाइव लॉ, बार एंड बेंच या एससीसी ऑनलाइन में से कोई एक अपना वेबसाइट पकड़ लो या सब्सक्रिप्शन ले लो और उसको उठा के आप लेके इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स आते हैं उनको पढ़ो जो मैंने बताए हैं। और जो लीगल गॉसिप होती है ना कि कोर्ट में आज ये हुआ, इसने ये बोला, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल जो डिसाइडेड जजमेंट्स होते हैं केवल आपको उनको पढ़ना है, दैट इज ऑल। बाकी आप संभव लॉ के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक सीरीज भी लाएंगे जिसमें हम लोग जो मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम, वो हम लोग आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। प्लस में लाइव आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी इन केसेस के सॉल्व करवाऊंगा। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें रहना। केस लॉस का काम आपका वहां से आराम से हो जाएगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उन सब्जेक्ट के लिए पहली बात तो आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, एंड दूसरा आपका तरीका ये है कि आप एकेजन का यूज़ कर लो। और उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि आप आईप्लीडर्स या जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, लीगल ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जैसे मान लो सीएस का जो मटेरियल होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव का है, बाकी का वो भी आप यूज़ करके पढ़ाई कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अच्छा काफ़ी सोर्स ये रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करते हो, इसके अलावा जो आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं उसके लिए मैंने आपको जो सोर्स हो सकता है वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। बाय।